हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। हम आपको बताने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12th इकोनॉमिक्स का 2020 पेपर का सॉल्यूशन। हम आपको बता देंगे एमसीक्यू का हम आपको बता देंगे सॉल्यूशन। सभी क्वेश्चन आपने देख लिया होगा और एक बार आपने चीज़ों को पढ़ लिया है तो एक बार चीज़ों को रिवाइज यहाँ तक कर लेना। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन थे हमेशा रिपीट होते हैं, तो जिन बच्चों ने 2020 का पेपर नहीं देखा है तो बता दो जल्दी क्वेश्चन का आपको आंसर मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो ये पेपर बता दो सबसे पहले कि ये 2020 का पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर है ना। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन था। क्वेश्चन में था हमारे पास, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला ये हमारा कह रहा था कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है, यानी अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो हम एडम स्मिथ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं हमेशा हम? एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना। ध्यान से पढ़े ना कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हमेशा हम एडम स्मिथ को कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन आता है कि द अल्टरनेटिव नेम और ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। कह रहा है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, यानी इसका एक अदर नाम क्या है ना। तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन कहता है इकोनॉमिक कॉस्ट है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, मार्जिनल कॉस्ट है या एवरेज कॉस्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो दूसरा नाम होता है उसको हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग आर्थिक लागत ही बोलते हैं, है ना। ये अवसर लागत का दूसरा नाम है। क्या नाम है? इसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट, यानी आर्थिक लागत बोलते हैं। किस चीज़ को? अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि मार्केट प्राइस इज डिफाइंड, है ना। मार्केट प्राइस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यानी जो मार्केट का प्राइस है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? शॉर्ट पीरियड मार्केट से करते हैं, लॉन्ग पीरियड मार्केट से करते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट से करते हैं, या इनमें से सभी। तो मार्केट का जो भी प्राइस डिफाइंड होता है ना, वो कैसे डिफाइंड होता है? तो मार्केट का जो प्राइस डिफाइंड होता है वो हमेशा हम शॉर्ट पीरियड टाइम से कैलकुलेट करते हैं। किससे करते हैं? हमेशा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पीरियड से करते हैं ना। जो भी हमारा बाजार का जो मूल्य होगा वो हमेशा आपातकाल बाजार के रूप में हम क्या करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कह रहेगा द फर्स्ट कंडीशन फॉर फर्म इक्विलिब्रियम, है ना। फर्म इक्विलिब्रियम का सबसे पहली कंडीशन क्या है ना। किसी भी फर्म के लिए, अगर कोई फर्म होगा उसके लिए कह रहा है कि किसी भी फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या होगी, पहला उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। उसका जो पहला कंडीशन होता है वो होता है हमारा कि हम जितना, है ना, हम जितना मार्जिन कॉस्ट लगा रहे हैं उतना हमारा मार्जिन रिवेन्यू नहीं होना चाहिए, यानी हम जितना लागत लगाएंगे उतना हमारा आय होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम है, वो संतुलन है ना। जितना हम कॉस्ट लगाने वाले हैं उतना ही हमारा रिवेन्यू, मतलब उतना ही हमारा इनकम होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 5 कह रहा है कि इफ टोटल प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इज 22 एंड टोटल प्रोडक्ट एट 1 यूनिट इज 10, देन मार्जिनल प्राइस क्या होगा? फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रूफ करना, है ना। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना। किसका पढ़ा होगा कि आपने एक प्रोडक्ट ना 2 यूनिट के, टोटल प्रोडक्ट 2 यूनिट है, उसके लिए आपने कितने पर लगाए थे? आपने 22 एम्प्लॉय को लगाया था, काम पर लगाया था। कह रहा है कि टोटल प्रोडक्ट एट 1 यूनिट इज 10, है ना। और हमें जो टोटल प्रोडक्ट मिल रहा है वो 1 यूनिट पे कितना मिल रहा है? वो 10 मिल रहा है। तो कहता है कि बताओ मार्जिनल प्राइस कितना होगा। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आएगा यहाँ से, जो क्वेश्चन आपका था 6 नंबर आता है आपका, जो 1 मासा 3 मासा क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, वो क्वेश्चन ऐसा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्टल एंड डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, यानी मांग का संकुचन और मांग में कमी में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना था, किसमें में? डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड के बीच में। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है इसमें, सेकंड क्वेश्चन है कि मेंशन द बेसिक फीचर्स ऑफ मार्केट, यानी एक मार्केट यानी एक बाजार की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है वो आपको 3 पॉइंट में लिखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी एकाधिकारता प्रतियोगिता की विशेषताओं को लिखे, यानी जहाँ पर आपका एक ही टाइप का, जहाँ पर किसी चीज़ की चलती मोनोपोली मतलब होता है कि वहाँ पर कोई और नहीं है, आप अकेले हैं, है ना। तो इस टाइप के कंपटीशन के बारे में क्या विशेषता होती है इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 9 था डिस्कस द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, है ना, यानी मांग के नियम की मान्यताएं बताएं। इसके लिए आप क्या एजम करेंगे, यानी लॉ ऑफ डिमांड की क्या क्या हमने एज्यूम किया था लॉ ऑफ डिमांड के लिए, इसको आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक को बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापक और एक को बोलते हैं पूरक वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करना है ना। एक सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है कि एक नहीं मिला तो उसकी जगह हम दूसरा यूज कर लेंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हो गया इसको बोलते हैं पूरक, है ना। इसको बोलते हैं पूरक वस्तुओं में अंतर क्या है। पढ़ लिया बस मैं क्वेश्चन को देख लो जल्दी से और एक बार अपने नोट्स से चीज को रिवाइज कर लेना। उसके बाद आता है
व्हाट इज द प्राइस डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य को हम कैसे निर्धारित करते हैं, है ना। यानी जब हमारा परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट होता है तो उसमें हम प्राइस को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। 11 क्वेश्चन 12 आते हैं, कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ डिमांड एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई ऑन प्राइस, है ना। मांग और पूर्ति दोनों के परिवर्तन का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। यानी इफेक्ट किस पड़ता है, शिफ्ट ऑफ डिमांड एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, है ना। कितना आप डिमांड कर रहे हैं, कितना सप्लाई करके जो शिफ्टिंग होगी वो उसका इफेक्ट क्या होता है प्राइस पर, यानी मूल्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन 13 है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, यानी अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन उत्पादन प्लान में क्या अंतर होता है, इसके बारे में। देखो जहाँ तक पॉसिबल होता है, अगर आपको ग्राफ आता है तो आप हमेशा चीज़ों को ग्राफ से नोट करेंगे, और जहाँ पर आपको आता है डिफरेंशिएट करने, उसको हमेशा पॉइंट के फॉर्म में आप उसको क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। लॉन्ग टर्म क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ अ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी आपको डायग्राम की हेल्प से क्या करना है कि सहायता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करनी है। क्वेश्चन 15 था व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी संतुलित कीमत से आप क्या समझते हैं, और हाउ इट इज डिटरमिन्ड इन परफेक्ट कंपटीशन एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको डायग्राम के थ्रू आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि हाउ इट इज डिटरमिन्ड इन परफेक्ट कंपटीशन, यानी जब आपके पूर्ण प्रतियोगिता में इस चीज़ को हम कैसे निर्धारित करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस को आप कैसे डिफाइन करोगे, कब, इन परफेक्ट कंपटीशन में। इसको आपको डायग्राम की हेल्प से क्या करना है, आपको समझाना है। क्वेश्चन 16 है कि हाउ इज प्राइस डिटरमिन्ड अंडर मोनोपोली मार्केट, यानी एकाधिकार बाजार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, इसको आपको लॉन्ग या इसको आपको शॉर्ट, इसको आपको लॉन्ग टर्म में इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका हमारा आता है बी पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। इसका बी पार्ट आता था, पहले 2 पार्ट में क्वेश्चन होता था, बी पार्ट में आता था, उसमें क्वेश्चन सेट नहीं पूछा गया था, फिर से एमसीक्यू पूछा गया कि विच वन इज इंक्लूड इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आप किसको इंक्लूड करते हैं, इंश्योरेंस को करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ट्रेड को करते हो, या ऑल ऑफ दिस। देखो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी वो होता है जहाँ पर आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी हम उसको बोलते हैं जहाँ पर आप उत्पादन करते हैं, जैसे आपका रॉ मटेरियल, है ना, इसको बोलते हैं लोग प्राइमरी। अब उस रॉ मटेरियल के हेल्प से आप कुछ बनाओगे, है ना, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। और जब किसी चीज़ को आप बनाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, चीज़ को लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना, उसका निर्माण करना, क्या बोलते हैं, उसको लोग बोलते हैं निर्माण करना, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, हमारा मैन्युफैक्चर्स आता है, जहाँ पर चीज़ों को बनाते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। कुछ में 18 है कि हु इज द राइटर ऑफ द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, है ना। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक बुक के लेखक का नाम क्या है ना। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसके लेखक का नाम क्या है, इसके लेखक का नाम है वो जे.एम. क्या था, जे.एम. केन्स, है ना। जे.एम. केन्स क्या है, इसके लेखक का नाम है, क्या नाम है इसका, इसके लेखक का जो नाम है वो जे.एम. केन्स है। ऑप्शन में जो करेक्ट होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, जे.एम. केन्स। क्वेश्चन आते हैं 19, कह रहा है एपीसी एंड एपीएस, है ना। एपीसी एंड एपीएस, इनका सम किसके इक्वल होता है, एपीसी और, है ना, एंड एपीएस का सम क्या होता है, इन दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। ऑप्शन गिवन था 0, बी गिवन था 1, ऑप्शन सी गिवन था इन्फिनिटी, है ना। तो इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। इनको बोलते हैं एनुअल प्रोस्पेरिटी कंज्यूम बोलते हैं, और एपीएस को बोलते हैं एवरेज प्रोस्पेरिटी सेव बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं उत्पाद का औसत उत्पाद का बोलते हैं कंजम्पशन करना, है ना, यानी इसको उपयोग करना, और एक बोलते हैं औसत उत्पाद का सेव करना, एपीएस। और इनमें सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। कुछ में 20 था हमारे पास कि टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, यानी राज्य के द्वारा कर राजस्व के अंतर्गत कौन कौन सा टैक्स आता है, यानी गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स लेता है, इनकम टैक्स लेता है, कॉर्पोरेट टैक्स लेता है, एक्साइज ड्यूटी लेती है, या ऑल ऑफ दिस। तो जो आपका गवर्नमेंट टैक्स लेता है वो सभी को लेता है, वो आपका इनकम टैक्स भी लेगा, आयकर भी लेगा, निगम का कर भी लेता है, वो सीमा शुल्क भी लेता है, सब कुछ लेता है। कोई 21 था कि इन इंडिया 1 रुपीज़ नोट इज इश्यू बाय, है ना, कि आपका जो 1 रुपये का नोट होता है वो कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, या फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का वित्तीय मंत्रालय इसको जारी करता है, सी करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो 1 रुपये का जो नोट जारी करता है वो कौन करता है, वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करता है ना, यानी वित्त मंत्रालय ही इसको क्या करेगा, हमेशा करता है जारी। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी द करेक्ट आंसर, है ना। यानी भारत में 1 रुपये का नोट
जारी कौन करता है? तो जो जारी करता है वो कौन होता है हमारा? वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है ना, वित्त मंत्रालय होता है जो कि सिर्फ 1 रुपये के नोट को जारी करता है। बाकी सब कौन जारी करता है? बाकी जितने भी नोट होंगे, कितनी भी करेंसी होगी, उसको जारी करता है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इस पर भी शॉर्ट क्वेश्चन आया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। कहता कि व्हाट इज द मीन बाय नेशनल इनकम? नेशनल यानी राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हो, नेशनल इनकम से आप क्या समझते हो, इसका आपको डेफिनेशन लिखना है। सेकंड क्वेश्चन था कि डिफाइन द मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र को आप कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। 24 क्वेश्चन था व्हाट इज द फैक्टर इनकम, है ना, साधन आय क्या है यानी फैक्टर इनकम क्या है, इसको आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उसमें कहा था 25 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है यानी भुगतान संतुलन क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है, शॉर्ट में आपको डिफाइन करना है। ठीक है, फिर लिखा था क्वेश्चन 26 था व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड, है ना, सामूहिक मांग क्या होता है यानी एग्रीगेट डिमांड से आप क्या समझते हैं, सामूहिक मांग से आप क्या समझते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आया था, ये टू टाइप का क्वेश्चन था जो कि हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आया था उस बार। उसमें पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है, इसके बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन 28 था, पूछा था कि इसमें कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या अंतर है, मतलब व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या अंतर होता है ना। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके आते हैं डिफरेंस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं ना, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर हो, चाहे आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस हो। क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डिफरेंस से पूछा जाता है, नेशनल इनकम में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा बेरिस टाइप का जो कर्व होते हैं, डायग्राम होता है, उसके ऊपर आपसे पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन 29 आता है, कहता है क्वेश्चन 29 है व्हाट इज द गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट का बजट क्या होता है, एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ए गवर्नमेंट बजट यानी कि सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं और सरकारी बजट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसकी मेन फीचर्स क्या हैं। क्वेश्चन 29 क्वेश्चन 30 था, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दो, ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछा गया था। क्वेश्चन था एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, फिर से डायग्राम की हेल्प से क्या बताना है आपको, इन्फ्लेशनरी गैप को बताना है, एंड स्टेट द 2 मेथड ऑफ करेक्टिंग इट, इसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं, इसमें कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके कोई 2 उपाय को बताना है। मतलब कि आपको रेखा चित्र की सहायता से स्फीतिजनक अंतराल की अवधारणा की व्याख्या करनी थी, और इसको कैसे करना था, इसको आप एक रेखा चित्र यानी एक डायग्राम की हेल्प से आपको इसको व्याख्या करना है, और उसके बाद इसको ठीक करने के कोई 2 उपाय बताने, इसको करेक्ट करने के कोई 2 मेथड बताने थे। कुछ में 31 था कि व्हाट इज सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक होता है क्या है, एंड मेंशन इट्स मेन फंक्शन विद रेफरेंस ऑफ टू इंडिया, और इंडिया के संदर्भ में इसके कार्यों का उल्लेख करें, इसका काम क्या क्या होता है सेंट्रल बैंक का। और 32 नंबर क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डिफिसिट बजट। 3 टाइप का बजट होते हैं, बोलते हैं संतुलित बजट बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस बजट का मतलब होता है आपका संतुलित बजट, सरप्लस बजट क्या होता है, अधिक बजट क्या होता है, और डिफिसिट बजट क्या होता है यानी घाटे का बजट क्या होता है, इन सभी को आपको डिफाइन करना था। तो सबको क्या करना है, एक एक वर्ड में यानी एक एक पैराग्राफ में 2 पॉइंट सबके बारे में लिखना है, और सभी में क्या करना है आपको, यहाँ पर दोनों सभी में आपको एक्सप्लेन करना था। ये क्वेश्चन था 2020 का, है ना, तो ट्राई करेंगे, और कुछ क्वेश्चन होगा वो कर लेना, बाकी आपने जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छा बात है, बेस्ट ऑफ लक। और जितना पढ़ा है जितना आएगा एग्जाम में जो लिखना है कुछ भी छोड़कर नहीं आना है ना, बात समझ आ गया, ये पढ़ लेना। और मैंने कहा था 2024 का आप एक बार आपका अगर आपके पास सॉल्यूशन होगा तो उसके सॉल्यूशन को एक बार जरूर देख लेना, 2024 का मॉडल सेट। ठीक है, बाकी इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।